यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आप लोग जानते हैं विद्यापति कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाकार है। तो विद्यापति की क्लास हमने आज ली है, हालांकि विद्यापति पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आज की क्लास में जाते जाते जल्दी से रिवीजन करा देता हूं, फटाफट से मेरे साथ आइएगा। विद्यापति को हमने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कि जन्म कहां पर हुआ, मधुबनी बिहार के विपसी नामक गांव में हुआ। अलग अलग विद्वान इनका जन्म अलग अलग मानते हैं। 14वीं से 15वीं शताब्दी इनका समय बताया जाता है। कुछ विद्वान 1350 से 1450 मानते हैं। बात वही है, उसको आप अलग ना समझें। दूसरी बात, इनके पितामह जयदत्त संत नाम था इनके पितामह का, लेकिन वो योगेश्वर नाम से फेमस थे, प्रसिद्ध थे। बात करते हैं गुरु, पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम है, और पत्नी का नाम है चंदा देवी, या उनको चंपती देवी भी कहा गया है। उसके आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि जो तिरहुत के राजा है, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह, इनके ये दरबारी कवि थे। दरबारी कवि के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वह कवि जो किसी राजा के अधीन या आश्रय में रह करके रचनाएं करता है, उसको हम क्या कहते हैं, दरबारी कवि कहते हैं। और ये बार बार पेपर में पूछा गया है कि ये किसके दरबारी कवि थे। तो सबसे पहले राजा शिव सिंह, दूसरे राजा कीर्ति सिंह। इनकी वीरता का बखान इन्होंने अपनी रचनाओं में भी किया है। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका में उन्होंने कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया, जो हमने आज थोड़ी बहुत पढ़ी भी है। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी गांव, आगे चल के इनके काव्य से प्रभावित होकर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, वो गांव इनको भेंट में दे दिया था, दान में दे दिया था। राजा शिव सिंह ने इन्हें एक उपाधि दी, अभिनव जयदेव। हालांकि उपाधियां जितनी भी है वो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इनकी उपाधियां कम नहीं है, बहुत सारी उपाधियां हैं। बात करते हैं कि किस संप्रदाय को मानते थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। शैव संप्रदाय मतलब जो शिव भगवान की उपासना करते हैं। हालांकि विद्वान ने आगे इनको वैष्णव में भी कहा है, उन पे भी जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। हिंदी के पहले गीतकार के रूप में, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जब आपसे पूछा जाए, हिंदी के पहले गीतकार मैथिल कोकिल विद्यापति ही तो थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कीर्ति लता इनकी रचना थी, जिनके बारे में मैंने बात करी है। थोड़ा सा मैंने बीच का स्किप कर दिया है, क्योंकि सारी जानकारी है हम 5 मिनट में नहीं दोहरा सकते हैं, आप भी जानते हैं। तो मैंने बीच के पेज कुछ लिखते लिखते हटा दिए थे जो इनके परिचय से संबंधित थे। फटाफट से इनकी रचना कीर्ति लता पे बात करते हैं, दो चार। सबसे पहले डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति लता रचना की खोज करी। कहां से करी? नेपाल से करी। नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से किसने करी? डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने करी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्ति लता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश माना है। ठीक है, और एक बात समझना, जो आपकी कीर्ति लता है ये एक ऐतिहासिक रचना है। आगे मैंने क्या लिखवाया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैंने आज 2 संवाद बताए हैं क्लास में, कौन कौन से अगर तुम्हारे याद हो तो। एक मैंने बताया था शुक शुकी संवाद, और एक मैंने बताया था भृंग भृंगी संवाद। दोनों अच्छे से याद हो गए होंगे शायद आप लोगों को। आज के बाद दोनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा आसान से आपको याद हुआ है। आगे चलता हूं। विद्यापति को आदिकाल तथा भक्ति काल के मध्य की कड़ी यानी कि संधि कवि कहा है। भक्ति काल, आदिकाल जब जा रहा था उस समय, और भक्ति काल के आगमन के बीच का इनको संधि कवि कहा गया है। कीर्ति लता में विद्यापति के आश्रयदाता राजा कौन? राजा कीर्ति सिंह। इनकी वीरता और उदारता का गुणों का वर्णन है, नाम ही है कीर्ति लता। तो कीर्ति लता राजा कीर्ति सिंह की वीरता का बखान किया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। विद्यापति ने कीर्ति लता स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि भी बताया, उन्होंने स्वयं को कहा है इस रचना में। ठीक है, डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक बताया है, इस पे भी मैं पूरी चर्चा कर चुका हूं क्लास में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्ति कवि कहना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भैया, कई बार पेपर्स में ऐसी लाइनें आ जाती हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह जो है उनके अनुसार विद्यापति को भक्त कवि कहना या भक्ति कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना कि खजुराहो के मंदिरों को क्या कहना है? आध्यात्मिक कहना है। क्योंकि खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। इनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्होंने कृष्ण और गोपियों का, राधा का वर्णन किया है, ज्यादा ही श्रृंगारिकता में उतर गए हैं। उनके नायिकाओं के शरीर का बड़ी मादकता के साथ में वर्णन किया गया है, उनके अंगों को बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से बताया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है,
हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। लेकिन आप जानते हो, सर्वमत के अनुसार तो हिंदी के पहले कवि सरहैपा है। समझ में आ गई? सरहैपा सर्वमत के अनुसार हिंदी के पहले कवि है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। सर्वमत ये कहता है कि डॉक्टर ये जो विद्यापति हैं, ये हिंदी के पहले गीतकार है, ना कि हिंदी के पहले कवि है। इस बात को समझ के चलना। आगे मैंने क्या कहा? हाँ, विद्यापति को भक्त कवि भी कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु और श्याम सुंदर दास। इन्होंने जो आपके सामने विद्यापति है, इनको भक्त कवि भी कहा है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण और गोपियों के बारे में अच्छे वर्णन किया है, भक्ति का भी वर्णन किया है। आगे चल के क्या पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए पदावली के संदर्भ में लिखा कि आध्यात्मिकता रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और आप जानते हैं, कल की क्लास से मैं पदावली शुरू करूंगा। पदावली यूजीसी नेट के इकाई नंबर 5 में पहले से 25 पद तक आते हैं, तो कल से मैं वो पद पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी आप इतना समझ लो कि पदावली के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कीर्तिलता की देसिल बयना, बेसिल लिख दिया, देसिल बयना अवहट में रचित है। रचना का नाम है। एक लास्ट लाइन और बताऊंगा आप लोगों को कि श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के पहले कवि कौन है? विद्यापति है। वैष्णव साहित्य के, वैष्णव साहित्य का मतलब क्या होता है? जो भगवान विष्णु के का या भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन करते हैं, वो आप लोग, ये अनुयायी है, वो वैष्णव कवि में आते हैं। उसके बाद उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। तो ये मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है। थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है विद्यापति का परिचय, क्योंकि मैं 5 मिनट में आप लोगों के सामने सिर्फ इतनी ही कहानी बता सकता था। उसके बाद अगर आप भी हमारे यूजीसी नेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 का पूरा बैच मिलेगा। सिर्फ शायद इसकी फीस 799 है, ऐसा मेरे याद आ रहा। 799 या 699 फीस है। आप रोज लाइव क्लास होती है, साथ में रिकॉर्डेड बैच भी मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है, बुक्स पीडीएफ नोट्स सब मिलते हैं। और ये आपका 799 का है भाई, है ना। उसके बाद में आप हमारे ज्ञान हितेश्वर ज्ञानकोश एप्लीकेशन को या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर बैच लेने हैं तो, या हमारे इस नंबर पे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कॉम्बो बैच है। इसके अलावा हिंदी यूजीसी नेट पेपर 2 का अलग से बैच है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का बैच है मेरे भैया। आरओ एआरओ यूपीएसआई आरआरबी, बहुत सारे बैचेज हैं, ठीक है। तो आप लोग इन बैचेज से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आप लोगों का प्रेम ऐसा ही बना रहे, रोज ऐसे ही प्रेम बरसाते रहे। मैं आप लोगों के सामने रोज एक एक छोटी छोटी वीडियोस डालता रहूंगा, कोशिश करूंगा रोज डालूं, है ना। तो आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, ऐसे आनंद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।